हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। मैं अपने चैनल पर जो है वो आरआरबी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए उसकी प्रेपरेशन करवा रही हूँ और डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो आपको सीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए और डिफरेंट स्टेट नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसके ऊपर भी आपको अलग से वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कंटेंट को कंप्लीट सुनिए, पूरा सुनिए, ठीक है। और मैंने जो आरआरबी की जो मैंने वीडियोस डाली हैं, ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियसली किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जितने भी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें प्रीवियसली ये क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हो, कंटेंट समझ में आता हो, तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को जितना हो सके तो लाइक एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रेट्रोपेरिटोनियल जो एरिया हमारे पास होता है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो इनमें से कौन सा प्रेजेंट होगा, ठीक है। रेक्टोपेरिटोनियल जो एरिया होता है दिस इज द एरिया बिहाइंड द पेरिटोनियम इन द बैक ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से प्रेजेंट होगा? लीवर, स्टमक, किडनी एंड स्प्लीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज किडनी, ठीक है। और भी इसमें जो है वो ऑर्गन्स आएंगे, तो वो कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो है वो हमारे पास सुप्रारीनल जो ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। एओर्टा, एंडियोडिनम, पैनक्रियास, यूरेटर्स, कोलोन, किडनी, एसोफेगस एंड रेक्टम, ठीक है। तो ये सभी जो है वो सारे हमारे पास क्या है? रेक्टोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है। हमारे पास सेल होता है, सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनीज होती है, गोल्गी ऑपरेटर्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास रफ एंड स्मूथ टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रफ में जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में राइबोसोम्स जो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन जो है वो कौन सा ऑर्गेनली जो है वो परफॉर्म करती है? गोल्गी ऑपरेटर्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका फंक्शन करेगा प्रोटीन सिंथेसिस का दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो गोल्गी अपरेटस होता है ये पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। इसमें पैकेजिंग होती है, ठीक है। जो भी हमारे पास सिंथेसिस हुई प्रोटीन की तो पैकेजिंग उसमें होगी। एंड हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस, ठीक है। तो उसको पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि हमारे पास एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जिससे जो है वो एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्मूथ हैं जिसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं है, और यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें जो ये गोल्डन कलर के डॉट डॉट लगे हैं ये सभी हमारे पास क्या हैं? राइबोसोम्स। नेक्स्ट देखो, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को और हम किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो हम किसे कहते हैं? शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। ह्यूमरल मीन्स ह्यूमरस बोन से जो है वो आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमरस जो बोन है वो यहाँ पर कनेक्ट करती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है और ये यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। नेक्स्ट देखिए, ट्यूनिका एडवेंशियल इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ट्यूनिका एडवेंशिया ब्लड वेसल्स का, टेस्टिस, स्क्रोटम एंड किडनी। तो ये जो पार्ट है वो आप याद रखना, ये ब्लड वेसल का पार्ट है, ठीक है। ब्लड वेसल का मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है। इंटरनल जो है वो इंटीमा, ठीक है, देन मीडिया, देन एडवेंशिया जो आउटर वाला है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल के ही जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, द लिगामेंट्स जॉइंट, ठीक है। तो हमारी बॉडी में लिगामेंट्स, टेंडन, फेशिया इस तरीके के जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ज्वाइन किसको करते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो लिगामेंट्स जो है वो किसको ज्वाइन करते हैं? मसल टू मसल, बोन टू बोन, मसल टू बोन एंड नन ऑफ दिस। तो लिगामेंट्स जो ज्वाइन करते हैं वो किसे करेंगे? बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। एक बोन है और दूसरी बोन है, आपस में बीच में ज्वाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो हमारे पास होता है लिगामेंट, ठीक है। और
जो मसल टू मसल हमारे पास जो ज्वाइन करता है इसे हम कहते हैं फेशिया, ठीक है। ये जो ज्वाइन करता है मसल टू मसल, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू का एक सीज टाइप में होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। और ये जो है वो होल्ड कर कर लगता है मसल्स को आपस में टुगेदर, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्या हमारे पास बचा, दैट इज़ द मसल टू बोन, ठीक है। तो मसल टू बोन जो है, अगर हमारे पास मसल बोन है और उसको बोन को जो है वो मसल्स के साथ अटैच करके रखा है, दैट इज़ नोन एज, वो किसकी स्ट्रक्चर की वजह से होता है, टेंडन की वजह से, ठीक है। तो टेंडन जो है वो मसल टू बोन को ज्वाइन करेंगे और लिगामेंट्स जो हैं वो बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं, और मसल टू मसल का मैंने आपको बता दिया फेशिया। आगे चलते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, उनके स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मसल जैसे यहाँ से आ रही है और ये बोन है, तो इसको मसल टू बोन जो अटैच हुआ ये हुआ टेंडन की वजह से, ठीक है। और ये बोन है, एक स्ट्रक्चर बोन, दूसरी बोन, जितनी बोन्स हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ग्रे से कलर का जो शेड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिगामेंट्स जो ज्वाइन करते हैं बोन टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इनमें से जो है वो कौन सा एक ऐसा कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन में नहीं आता है, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस, आइस क्रेडल, आइस पैक, आइस बैग, ठीक है। तो जो कोल्ड कंप्रेशन जो हम देते हैं वो जो है वो ड्राई में नहीं आता है, ठीक है। आगे देखिए, इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब थ्रू द नोज, ठीक है, टू द स्टमक, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो स्टमक तक जो है वो हमने ट्यूब को इंसर्ट किया, तो इसे क्या कहेंगे, इरिगेशन, एक्सट्यूबेशन, यूरिगेशन एंड इंट्यूबेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्यूबेशन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, एनजी ट्यूब का जो है वो इंसर्शन हुआ तो उसे कहते हैं एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जैसे ये एक्सट्यूबेशन का होगा, तो एक्सट्यूबेशन जो है वो हम तब टर्म यूज़ करते हैं जब हमने जो है वो ईटी ट्यूब को जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। ईटी एंडोट्रेकियल ट्यूब को जो है पेशेंट से जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो हुआ। और यहाँ पर जो था इरिगेशन भी एक टर्म हमारे पास होती है। इरिगेशन में जो है वो हम बॉडी कैविटीज़ को, ऑर्गन्स को, कोई भी वूंड है उसको फ्लश कर रहे हैं किसी फ्लूइड से, तो उसको वॉश आउट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इरिगेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ट्यूब को इंसर्ट किया, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को, और स्टमक तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ बेड रिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन एट द सैक्रल रीजन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सैक्रल रीजन को स्पेसिफाई किया गया है और एक पेशेंट है जिसकी स्किन तो इंटैक्ट है सैक्रल रीजन के साथ, बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है। और सिम्टम्स उसको क्या फील हो रहा है, उस एक सैक्रल रीजन के पास वार्मनेस, पेन, ठीक है, वार्मनेस, पेन और एक फर्म स्किन फील हो रही है उस साइड के पास, ठीक है। तो ये जो है वो बेड सोर की कौन सी स्टेज होगी वो हमें बताना है, स्टेज 2, 1, 4 एंड 3। तो ये जो है ये अभी स्टिल फर्स्ट स्टेज ही है बेड सोर का, जिस टाइप का पेशेंट को फील हो रहा है, ठीक है। बेड सोर्स होते हैं, ठीक है, प्रेशर सोर्स, तो प्रेशर पॉइंट होता है हमारा सैक्रल रीजन, ठीक है। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसकी पिक्चर्स यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास स्टेज 1, ठीक है। तो स्किन जो है वो अनब्रोकन है, स्किन ब्रोकन नहीं है, बट इन्फ्लेम हुई है, जो आपको रेडनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज में स्किन ब्रोक हो जाती है टू एपिडर्मिस और डर्मिस एक लेयर तक, तो ये ब्रोकन हो गई स्किन, ठीक है। थर्ड स्टेज में जो है वो अल्सर की फॉर्मेशन हो गई, क्यों, क्योंकि ये सब क्यूटेनियस फैट लेयर तक पहुँच चुका है अब। आफ्टर दैट जो स्टेज 4 होती है, ये यहाँ पर जो है मसल टू बोन तक जो है वो अल्सर एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्टेजेस हमारे पास होती हैं। फर्स्ट में सिर्फ इन्फ्लेमेशन हुआ, देन एपिडर्मिस, डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस लेयर में, और उसके बाद मसल टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म चिलोसिस मीन, ठीक है। तो चिलोसिस जो टर्म है वो हम किस कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे, बैड ब्रेथ, ठीक है, किसी के माउथ से स्मेल आती है, ठीक है, बैड ब्रेथ जिसे हम कहते हैं, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं चिलोसिस, वो है हमारे पास क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो हमारे पास आता है, ठीक है, किसी का जैसे 120/80 है, ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो किसी का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। तो अभी इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे 120 - 80, अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास 40। तो ये यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको कहेंगे क्या, पल्स रेंज, पल्स प्रेशर, पल्स लेंथ, पल्स डेफिशिएंट। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न, ठीक है। तो जो बर्न के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए कि उन्हें जो फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है वो कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करना है, वो पता करने के लिए जो वो हम एक पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है, यहाँ से आपको बताना है। 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया, जो भी बर्न का सरफेस एरिया है वो यहाँ पर मेंशन करके लिखेंगे, इनटू वेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। वैसे ही 1 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, 2 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट एंड 3 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया एंड वेट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, ठीक है। इससे जो भी हमारे पास जो है वो फ्लूइड की वैल्यू निकल के आती है। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कितना आया 100 ml, हमें जो है वो उसको फ्लूइड देना है, तो वो हम जो है वो इसको हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट हाफ होता है वो हम देंगे उसको 8 आवर्स में, ठीक है। हाफ ऑफ द फ्लूइड हम उसको देंगे फर्स्ट 8 आवर्स में, और जो हाफ ऑफ द फ्लूइड होगा वो हम उसको देंगे नेक्स्ट 16 आवर्स में, ठीक है। जैसे 50 ml तो हमने स्टार्टिंग में 8 आवर्स में उसको दे दिया फटाफट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 50 ml रिमेनिंग है वो हम 16 आवर्स में फिर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका ड्रॉप रेट हम उस तरीके से सेट कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास रूल ऑफ 9, ठीक है। रूल ऑफ 9 की हेल्प से जो है वो हम जो बॉडी सरफेस एरिया उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हेड का फ्रंट और बैक से 9% कैलकुलेट करते हैं, और चेस्ट 18, बैक 18, ठीक है। आर्म्स जो है वो 9% होती हैं, लेग्स जो है वो 18% एंड 1% पेरिनम एरिया, ठीक है। और बच्चों में हमारे पास क्या, जैसे एडल्ट में यहाँ 9% था हेड का, तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक 18% हो जाता है। बाकी इनका 18 सेम है, 9 भी सेम है, ठीक है। पेरिनम 1%, और इनका जो ये हेड में जो यहाँ पर 9% जो इन्होंने इंक्रीज़ किया ना वो यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। तो उसकी लेग्स का यहाँ पर 13.5 इस तरीके से किया है, ठीक है। तो कहीं की किसी जगह पे आपको दिखाई देगा कि पेरिनियम का 1% यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हाफ यहाँ डालकर 14 कर दिया होता है, ठीक है। तो वो भी करेक्ट है, उस तरीके से भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अ पेशेंट इज़ ऑन एनालेप्रल एंड डायरेटिक्स थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, ठीक है। तो कोई एक पेशेंट जो है वो हार्ट के जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर भी है, ठीक है, और उसको डायरेटिक्स भी स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और नर्स जो है उसने नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन, ठीक है। तो नर्स को जो है वो फिजिशियन को नोटिफाई कब करना है, दैट द थेरेपी इज़ नॉट इफेक्टिव, ठीक है। तो उसे लगता है कि जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है। उसे कैसे पता चला, जब उसने क्या फाइंड किया, स्किन रैश, ड्राई कफ, एडिमा लेग्स एंड पोस्टरल फॉल इन बीपी। तो जो नर्स थी वो जब ऑब्जर्व करेगी, फाइंड करेगी, ठीक है, उसने जब अब देखेगी कि पेशेंट का जो है वो देर इज़ अ एडिमा इन द लेग्स, ठीक है। क्योंकि डायरेटिक्स का तो हमारा मेन जो पर्पस है पेशेंट को देने का वो वही है कि वो जो है वो यूरिन का जो फ्लो है, ठीक है, यूरिन का जो फ्लो है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज़ करे, ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट कर सके इंडिविजुअल, ठीक है। तो यूरिन और जो वाटर का जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, तो वो जो है वो हमारे पास उस तरीके का बढ़ना चाहिए, सो दैट कि जो हमारे पास वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर कम होना चाहिए, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं हो रहा है, और वो बॉडी में जो उसकी लेग्स में जो है वो हमें एडिमा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक जो है वो फाइंडिंग जो है वो नर्स उसमें देख सकती है और फिजिशियन को नोटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एमरजेंसी रूम नर्स, ठीक है। तो एक इमरजेंसी में जो है वो अगर वहाँ पर एक नर्स है तो वो असेस करती है कि 22 ईयर्स ओल्ड एक मेल है जो ओपियाइड्स को यूज़ करता है, ठीक है, और उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो उसने ओवरडोज ले लिया है, ओपियाइड्स जो ड्रग्स हैं उनकी ओवरडोज लिया है, ठीक है। तो वो क्या साइंस हैं वो हमें देखना है, पिपुलरी डायलेशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड टैकिपीनिया, कंस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं प्यूपिल्स, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडिपीनिया,
ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया, वॉमिटिंग एंड टैकीपीनिया। तो जब ओपियाइड्स का अगर कोई ओवरडोज में अगर हमें देखना है कुछ साइंस इंडिविजुअल में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल हो जाते हैं, हाइपोटेंशन एंड देयर इज अ ब्रैडीपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो एक पेशेंट है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की उसकी हिस्ट्री है, मेडिकल वार्ड में यूनिट में वो एडमिट है। ठीक है, नर्स ने नोट किया कि उसकी जो रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अभी ऐसा क्या फैक्टर है जो उसने चेक किया जिसने कहीं ना कहीं इस एक फाइंडिंग को जो है वो शो कर रही है उसकी रिपोर्ट में, ये फाइंडिंग उसके रेड ब्लड सेल्स का काउंट इंक्रीज हो चुका है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, हाइपरकैप्निया, क्रॉनिक हाइपोक्सिया, डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक एंड इनसेसिबल वाटर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, जो डिक्रीज जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो बॉडी में नहीं है, टिश्यू तक नहीं मिल रहा है प्रॉपरली ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो उसका अमाउंट को जो है वो लेने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले और ज़्यादा स्प्रेड कर सके पूरा बॉडी में। ठीक है, तो उसके रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो एलिवेटेड दिखाई दे रहा है पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रोक इज बीइंग मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द एक्यूट मैनेजमेंट फेज। ठीक है, तो अगर हमने जो है वो एक पेशेंट जो है उसने एक्सपीरियंस किया स्ट्रोक, ठीक है, और हमने उसको देखा उसके एक्यूट मैनेजमेंट फेज में प्रॉपर उसको मॉनिटर किया। ठीक है, तो क्लिनिशियन नोट्स दैट द पेशेंट्स ICP इज 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो उसका जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो इतना है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी टेकन फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो हम इसमें लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है स्ट्रोक का पेशेंट था। ठीक है, तो उसका ICP इंक्रीज हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक में हमारे पास क्या होता है कि एक सडन जो है वो ब्रेन की जो सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं जा पाता है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, या तो कहीं पे कोई ब्लॉकेज हुआ तो आगे ब्लड पास नहीं हो पाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे नहीं जा पाया। ठीक है, या इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो गई जिसकी वजह से भी वो पाथवे स्टॉप हो गया। ठीक है, तो विद बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में जो है वो ब्रेन के सेल्स जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर उसके बाद पेशेंट रिवाइव कर भी गया तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा उसके, अगर ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते तो नोबडी नोज़ कि कौन सा ब्रेन का कौन से पार्ट में वो डैमेज हुआ और वो उसकी बॉडी पे कितना इफेक्ट डालने वाला है उसके बाद। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, गिव ट्रेनलबर्ग पोजीशन टू द पेशेंट, obtain vital signs and measure the urine output, assess the level of consciousness and raise the head to bed to 30 डिग्री। ठीक है, तो उसका इंटरक्रेनियल प्रेशर जो वैसे ही इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, 15 तक हम नॉर्मल लेते हैं तो ये तो 30 तक जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही इंक्रीज करा है तो हम उसे क्या करेंगे, हेड एंड साइड को जो है वो रेज करेंगे सो दैट कि वो और उसका प्रेशर वहाँ पर जो है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा, इसका एक नर्सिंग इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। टनलबर्ग पोजीशन तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि उसमें जो है वो हमारा हेड वैसे ही डाउनवर्ड उसमें आ जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी की कंपैरिजन में तो हेड डाउनवर्ड तो और प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, तो ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे। क्या रीजंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रोक का, तो आपको और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है वो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो ब्रेन को सडनली एकदम से इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है वो ब्रेन टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि ब्लॉकेज हो सकती है किसी ब्लड वेसल में, या कोई ब्लड वेसल जो वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो अगर ब्लॉकेज की वजह से हो तो हम उसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक, और अगर ब्लीडिंग हुई जैसे ये यहाँ पर दिखा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, सिम्टम्स जो हैं वो इसमें सडन वीक हो जाता है फेस, आर्म, लेग्स। ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत क्लियरली जो है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इसमें डाला भी हुआ है। बी फास्ट जो है वो हम इसमें एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि इसमें जो है वो बेसिकली पेशेंट का जो उसकी बॉडी, ठीक है, उसकी आइज़ जो है वो उसके बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और उसकी आइज़ जो है वो विज़न जो है वो ब्लड हो जाता है। ठीक है, और उसमें जो है उसके फेस जो है वो भी एक साइड को ड्रूल हो जाता है। ठीक है, उसकी आर्म्स अप वर्ड डायरेक्शन मूव नहीं कर पाते, हम उसको नहीं वो कर पाता। ठीक है, उसका स्पीच,
ठीक है, उसकी स्पीच में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और टी मीन्स इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन इमीडिएटली, हम कॉल करेंगे हेल्प के लिए और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में लेके जाएंगे, सो दैट कि उसका जितना हो सके उतना जल्दी उसकी कंडीशन को इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है, जैसे ये था, या आप और पिक्चर से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हुआ हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ पर कोई जो है वो कोई आर्टरी ब्लड वेसल जो ब्लॉक हुई है, जिस कोई क्लॉट हो सकता है, ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैक्सीन दैट लीव्स द परमानेंट स्कार इन बेबीज। ठीक है, तो बच्चों में जो वैक्सीन लगती है जिसकी वजह से परमानेंट स्कार जो है वो बनता है, ठीक है, तो वो कौन सी वैक्सीन है? मीजल्स, पेंटावलेंट, डीपीटी एंड बीसीजी। तो वो वैक्सीन हमारे पास कौन सी है? बीसीजी, जो है वो हम ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं। बेसलेस कैलमेटिक ग्यूरेन जो है वो इसका फुल फॉर्म रहता है। ठीक है, और ये हम जो है वो बच्चों में वैक्सीन देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हम इसको देते हैं 0.05 ml इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक है, एट बर्थ ना हो तो विद इन 1 मंथ जो वो हमें इसको देना चाहिए। ठीक है, और जब ये वैक्सीन बच्चे को लगती है तो उसके बाद कुछ स्कार उसमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद जब वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो वो कुछ इस तरीके से एक परमानेंट स्कार जो है वो यहाँ पर जो है वो रहता है बच्चे की आर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये क्यों हो रहता है? ये इस मेडिसिन की इफेक्ट की वजह से भी होता है, और ये स्कार जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कि जो है हमारे पास ये बीसीजी की वैक्सीन जो है वो इस पेशेंट को या इस इंडिविजुअल को लग चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द अक्रेंस ऑफ सार्स एंड अदर पैंडेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास जो है सार्स जैसी अगर कोई, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम की जो कंडीशंस होती हैं और अदर पैंडेमिक्स हमारे पास होंगे, तो उनमें जो है वो एक नर्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है? ठीक है, तो वो हमारे पास रहेगा हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग। तो वो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? डिजीज़ प्रिवेंशन का रहता है। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे तो सो दैट कि वो ज़्यादा आगे स्प्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही है। ठीक है, सार्स ये हमारे पास है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं ह्यूमंस में। ठीक है, विच इज़ कॉज बाय सार्स कोरोना वायरस, और ये वायरल डिजीज़ होते हैं जो कि कोरोना जैसे ही वायरस से होता है। ठीक है, और मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। ठीक है, आप सबने देखा होगा अंडर 5 क्लिनिक की एक इमेज होती है कुछ इस तरीके से बनाया होता है। ठीक है, तो उसमें एक ट्रायंगल ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो सेंटर जो सिंबल है, ठीक है, सेंटर में क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या जो है वो इम्प्लीमेंट, ये साइन जो है वो क्या शो करता है सेंटर में? ठीक है, तो ये हमारे पास शो करता है फैमिली प्लानिंग। तो मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए। तो ये हमारे पास क्या है? आउटर मोस्ट जो हमारे पास है दैट इज़ द हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, सबको हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा केयर इन इलनेस, इलनेस में सबको केयर मिलना चाहिए, ग्रोथ प्रॉपर्ली मॉनिटर होनी चाहिए और प्रिवेंटिव केयर मिलनी चाहिए। ये हमारे पास जो है वो 5 एलिमेंट है अंडर 5 क्लिनिक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज एम्फेसाइज्ड इन। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का जो हम एम्फेसाइज करते हैं वो किस में करते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का जो हमारे पास पार्ट होता है वो हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाता है। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में जो है वो हम प्रिवेंशन का ही पार्ट लेके चलते हैं, इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात नहीं होती। प्रिवेंशन सेकेंडरी में आएगा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टर्सरी में हमारे पास जो है इसका आगे फर्दर जो है वो जितना हमारे पास किसी का रिहैबिलिटेशन वाला पोर्शन में आता है उससे प्रीवियसली, तो वो हम टर्सरी में देखते हैं कि ठीक है अभी डायग्नोस हो चुका है, ये डिजीज़ है, इतना चीज़ें इफेक्ट हो चुकी हैं बॉडी में, तो कॉम्प्लिकेशंस जितनी हम रोक सकते हैं वो हम टर्सरी प्रिवेंशन में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना लॉस हो चुका है, ठीक है, उसके बाद जितना भी उसके पास टाइम ड्यूरेशन है लाइफ का, उसको जितना अच्छे से उसको जी सकता है तो वो हमारे पास रिहैबिलिटेशन में हम उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। कब अनाउंस किया था इंडिया में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी? 1951, 1983, 1977 एंड 1991। तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है,
कोई भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है, तो वो भी मैं करूँगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और स्पेसिफिक कोई टॉपिक्स हैं तो वो भी आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ किसी का कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं तो आप मुझे बता दीजिए, कोई सब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज़ की तो वो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं करवा सकती हूँ इसमें, ठीक है।